सहली इतनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के लिए बन सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, पापा ने अपने कुछ किस्से सुनाए थे। आज भी कुछ किस्से मैं ऐड कर रही हूँ आगे, आप देखिए और जो भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाय, ये मुस्की मतलब स्माइल। जो कहानी कल मैंने शुरू की थी, एक आध दो एपिसोड बनाया था, उसी के अग्रेतर आज पुनः बिटिया के आग्रह पर बनाने चल रहा हूँ। बिल्कुल मुझ पे गए हैं पापा स्माइल में, है ना? क्या बोला तूने? मैं गौरीगंज में हूँ। जाड़ा बहुत ज़बरदस्त है, कोहरा पड़ रहा है। गांव से यानी प्रतापगढ़ से आज मैं यहाँ आया हूँ। पिछले कहानी में हमने बताया था कि हम इलाहाबाद पहुँच गए थे। इलाहाबाद की कहानी में बताता हूँ। एक है हमारे गांव के राम नरेश पाड़े, जो प्रेस करके हमें इलाहाबाद पहुँचाए थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ो। किया ये उन्होंने कि पिताजी से जिम्मेदारी ले ली कि हम ले जाके इनको इलाहाबाद पहुँचा देंगे। हमारे यहाँ जगेसरगंज स्टेशन से एक ट्रेन जाती है जिसको हम लोग लोकल कहते थे, RPL, रायबरेली से प्रयागराज चलती थी। उसी पे हमको बैठा दिए। मैं गांव का बच्चा, खड़ी बोली तक नहीं बोल पाता था। ट्रेन में बैठाने के बाद यद्यपि वो जिम्मेदारी लिए थे कि हम प्रयागराज पहुंचा देंगे, लेकिन मुझे प्रतापगढ़ स्टेशन पर ट्रेन में बैठा छोड़कर नीचे उतर गए, ये कहकर कि अब तुम BA के छात्र होने जा रहे हो, ग्रेजुएट होने जा रहे हो, खुद आदमी को इलाहाबाद जाओ, देखो, समझो, तभी तो आगे बढ़ोगे। खैर, मैं गया, ट्रेन में बैठ गया। प्रयागराज स्टेशन उतरा। वहाँ से हमको मेन स्टेशन जाना था प्रयागराज से। तो उस समय तांगा चलता था। उस तांगे पर बैठकर बड़े स्टेशन पहुंचा। अब चूंकि शहर नया था, गांव का मैं बच्चा था, इंटर केवल पास हुआ था, हवाई चप्पल पहने, एक छोटी सी गठरी लादे मैं बड़े स्टेशन पहुंच गया। वहाँ एक होटल है। मैं होटल में उसके मालिक के बेटे से, जिसका नाम दीपक था, उससे पूछा कि ये धर्मशाला कहाँ है, तो उसने बताया। मैं धर्मशाला गया। वहाँ पर मेरे मामा के लड़के सुमन सिंह, चचेरे मामा के लड़के शिवनाथ सिंह रहते थे। उन्हीं के पास मुझे जाना था, उन्हीं के साथ पढ़ना था। मैं गठरी कांधे पर लाद कर धर्मशाला पहुंच गया। पूछकर लोगों से पता करके जाना कि कहाँ पर वे लोग रहते हैं, तो वो लोग खुसरूबाग पढ़ने गए थे, जो धर्मशाले से 500-600 मीटर दूर होगा। मैं खोजने के लिए उनको वहाँ गया। खैर, मुलाकात हुई, चाय वही पिलाए। शाम को उनके साथ धर्मशाले आया। भोजन वगैरह वो लोग बनाते थे, खाया पिया गया। फिर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जाना पड़ा एडमिशन के लिए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि इस तरह के बच्चे, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस, और एक से एक पहनावे वाले बच्चे, टिपिर टिपिर अंग्रेजी बोलने वाले। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? खड़ी हिंदी बोलने वाले,
खड़ी हिंदी भी उस समय लगता था कि ये अंग्रेजी में बोल रहा है। बोलता तो हिंदी में था, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन था कि ये तो अंग्रेजी में बोल रहा है। चूँकि गांव का देहात का बच्चा, तो अजीब ऊहापोह में वो दिन निकला। लोगों से और जांचा परखा, खैर एडमिशन हो गया, पढ़ाई स्टार्ट हुई। जब कोई बच्चा कहीं पर जाता है तो उसको चकाचौंध बहुत तेजी से आकर्षित करती है। वही हुआ मेरे साथ भी। कोई देखे कि खादी कुर्ता पजामा, क्रीज उसमें डली हुई, नील टिनोपाल लगा हुआ, गमछा कंधे पर डालकर आ रहा है, 20 लोग उसके पीछे घूम रहे हैं। ये लगा पढ़ने से बढ़िया तो नेतागिरी है। फिर कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बॉडी बिल्डिंग का काम करते थे, वो बॉडी बिल्डिंग बढ़िया है। कुछ कंपटीशन वाले बच्चे दिखे थे, ये हो गया कंपटीशन बढ़िया है। तो वो बीए का जो भी कोर्स होता है, उस समय जब बच्चा वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ से कई रास्ते निकलते हैं उस चौराहे से। ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान हर बच्चे को सेलेक्ट करना होता है कि उसको किस रास्ते पर चलना है। इलाहाबाद में एडमिशन होने के बाद हम लोग वहीं स्टेशन के पास स्थित एक धर्मशाला में, जिसमें भाई श्रीनाथ सिंह रहते थे, एक छोटा सा कमरा लेके जो 8 बाई 9 फीट का रहा हुआ, उसी में ज़मीन पर बिछा कर रहने लगे। और खाना वगैरह स्टोव पर मिट्टी के तेल से जो जला करता था, उसी पर खाना बनाकर खाने लगे। उसी इलाहाबाद के रहने के दौरान से सुमन भाई वगैरह के साथ हम लोग सरैया, उनके गांव जाने लगे, जो पट्टी के पास पड़ता है प्रतापगढ़ में। वहीं पर हमारी मुलाकात होती है बच्चों की मम्मी से। यद्यपि उस समय नादानी थी, बचपना था, बहुत ज़्यादा अर्थ किसी बात का समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो तय था कि रसिक मिजाज होने के कारण अच्छी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। उनमें से एक ये भी थी मेरी पत्नी, जो बाद में बनी। उनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्मी की मम्मी से मुलाकात हुई। मुलाकात क्या हुई वो दिखाई पड़ी। उनकी एक खूबी जो मुझे पूर्णतया आकर्षित की वो ये थी कि हर बात पर वो खिलखिला कर हंसा करती थी। गहरारी आंखें थी, काजल हमेशा लगा कर रखती थी। हर बात पर मुस्कुराना और हंसना, दिन भर कार्य करना, घर गृहस्थी का ये उनके अंदर गुण था। भैंस वगैरह पाल रखी थी, उसकी भी सेवा करती थी, चारा भूसा करती थी, घर का खाना वगैरह भी बनाती थी। चूल्हा में लकड़ी जलाने के लिए उसको कुल्हाड़े से चीरती भी थी। भैंस का चारा तैयार करने के लिए गांव में मशीन हुआ करती थी चारा काटने वाली, उसको भी चलाती थी। चारा खेत से काट कर लाती थी, घर का खाना वगैरह बनाती थी। मम्मी उनके पीछे पड़ी रहती थी कि दांतमन कर लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो किया। लेकिन उनका ध्येय था कि जब तक पूरा कार्य हम पूर्ण न कर लें तब तक नहाना खाना क्या होता है वो नहीं जानती थी। कुछ विशेष गुण उसके अंदर था जो औरों से हटकर था, जो मुझे आकर्षित करती थी। मैं प्रेमी हृदय का शुरू से रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए बचपन से ही प्रेमी हृदय का व्यक्ति रहा हूँ, अब भी हूँ। मेरी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं यदि कोई मुझे अदरवाइज बोल देता है। शुरू से ये आदत थी, बचपन से लेके नाउ डेज टिल टुडे तक ये बातें हैं। प्रेम से सब कुछ मुझसे कोई करा सकता है, लेकिन आँख तिरेर कर या जोर जबरदस्ती यदि कोई कराता है तो मजबूरी में भले कर दूं, लेकिन वो अंतर्मन से मैं नहीं कर पाता। उसमें एक
और बात थी सम्मी की मम्मी के यहाँ जाने का कि हमारे गांव की स्थिति, गांव जहाँ पर हमारा है वहाँ पर ये खस्ता हाल था कि खाने पीने की वस्तुओं का भी अभाव रहता था। लेकिन इनके यहाँ सिस्टम फादर इन लॉ ने बना रखा था, जो भी बाहरी व्यक्ति आएगा या कोई भी आए तो खाना पीना, खाने की वहाँ व्यवस्था रहती थी। हम लोग पूरा बचपन ऐसी स्थिति में गुजारे थे कि कम ही याद होगा कि गेहूँ की रोटी या चावल, दाल, सब्जी एक साथ मिलता रहा। होता यह था कि अगर आलू का सीजन है तो वही आलू खेत से खोद कर इकट्ठा भगोने में बैठा दिया जाता था, पका दिया जाता था। उसी को बिना छीले सबको डिवाइड। सॉरी, बीच में कट गया। आई थिंक रिकॉर्ड करते करते बीच में कट गया होगा पापा से। तो पापा शायद यही कहना चाह रहे हैं कि आलू बॉईल करके फिर मतलब सबको वही डिवाइड कर दिया जाता था बिना छीले, जिसको जितना खाना हो, जितना नहीं खाना, जितना डिवाइड किया गया है उतना ही खाना रहता था। तो भरपेट पापा लोगों को खाना उतना मिल नहीं पाता था। तो इसी वजह से वो लोग सरैया जाना यानी मेरी नानी के घर जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे की स्टोरी मैं कल बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।